अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रज़ाक, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। मैंने देख लिया आपकी चैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 2, बोल्ट्स एंड स्क्रूज पे हम कल थे। और सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम नॉन परमानेंट फास्टनर्स को क्यों यूज़ करते हैं। स्क्रूज और बोल्ट्स जो हैं वो रिमूवेबल फास्टनर्स होते हैं, तो हम उसे क्यों यूज़ करते हैं? फील्ड असेंबली के लिए। और अगर हमने असेंबली कर ली है तो फिर अगर हम डिसअसेंबल करना चाहें या कोई मेंटेनेंस का टास्क हो या कोई और हमें उसमें एडजस्टमेंट करनी हो, तो हम इजीली कर सकें, इसलिए हम नॉन परमानेंट फास्टनर्स को यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट फास्टनर्स। परमानेंट फास्टनर्स के भी अपने एडवांटेजेस हैं और उनकी एप्लीकेशंस अलग होती हैं। और नॉन परमानेंट के जो कुछ रीजंस हैं वो ये हैं। अच्छा, नॉन परमानेंट फास्टनर्स में हम बोल्ट्स और स्क्रूज और नट्स को हम देखेंगे। तो कल हमने जो स्टार्ट किया था वो थ्रेड स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशंस पे हम थे। तो हमने ये बेसिकली एक जनरल थ्रेड प्रोफाइल देखी थी और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर कौन कौन से मेजर पैरामीटर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू डिफाइन दीज थ्रेड्स इन इंजीनियरिंग डेफिनेशंस। और we should also be able to understand these tables which show the characteristics of these threads, table 8.1 और table 8.2। तो इन पैरामीटर्स को समझने के लिए और इन टेबल्स को रीड करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले जो थ्रेड स्टैंडर्ड्स हैं और जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको समझें। तो हमने देखा था कि मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच, रूट, क्रेस्ट, कैम्फर एंगल, थ्रेड एंगल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। और फिर हमने लीड की बात की थी। लीड इज द डिस्टेंस दैट द नट मूव्स पैरेलल टू द स्क्रू एक्सिस। ये आपको स्क्रू एक्सिस की लाइन नज़र आ रही है। इस स्क्रू एक्सिस की लाइन के पैरेलल अगर मैं एक नट इस पे लगाऊं, इस थ्रेडेड बोल्ट पे, और उस नट को एक रेवोल्यूशन दूंगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इज लीड। और अगर आपके पास जो स्टैंडर्ड स्क्रू है, ऑफ द शेल्फ आप जो स्क्रू उठाते हैं या कोई नट बोल्ट उठाते हैं, तो उसके अंदर सिंगल थ्रेडेड सिंगल थ्रेडिंग ही होती है। और उस केस में हमारे पास लीड बराबर होता है पिच के, क्योंकि नंबर ऑफ थ्रेड वन है। तो अगर नंबर ऑफ थ्रेड वन होगा तो वॉट एवर द पिच इज, यू मल्टीप्लाइड वन, you get the same answer for lead. But in the case if we have double threads or more than two threads, any multiple number of threads, then lead increases but the pitch remains same, because pitch is the distance from one root to the other, or you can say one crest to the other, right? तो ये हमने देखा था। उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स में हमारे पास अमेरिकन नेशनल यूनिफाइड थ्रेड स्टैंडर्ड एक अवेलेबल है, जो कि अमेरिका में और ग्रेट ब्रिटेन में यूज़ होता है। और उसके अलावा एक मेट्रिक थ्रेड स्टैंडर्ड है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। वो हर जगह यूज़ होता है, पाकिस्तान में भी और बाकी जगहों पे यूज़ होता है। जस्ट लाइक वी हैव द सिस्टम फॉर द यूनिट्स। एक आपके पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और एक आपके पास अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो ज़्यादातर हम मैट्रिक थ्रेड को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल भी मैट्रिक थ्रेड ही होता है और पाकिस्तान में यूज़ भी वही होता है। इनमें थोड़ा थोड़ा जो है वो
चीज़ों को डिफाइन करने में फ़र्क होता है वो हम अभी देखेंगे। टेबल भी जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। उसके अलावा ज्योमेट्री इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है। अमेरिकन नेशनल थ्रेड में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, और मेट्रिक थ्रेड में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड में आपके पास यूएन है और यूएनआर है, और मेट्रिक थ्रेड में आपके पास एम सीरीज और एमजे सीरीज है। जो यूएन का इक्विवेलेंट है वो एम सीरीज है, और जो यूएनआर का इक्विवेलेंट है वो एमजे सीरीज है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ग्रेटर रूट रेडियस फॉर फटीग एप्लीकेशंस। और सिमिलरली जो एम जे सीरीज है उसके अंदर भी जो है वो ग्रेटर रूट रेडियस है, वेयर एज यू एन एंड एम सीरीज हैव द नॉर्मल थ्रेड। तो ये ग्रेटर रूट रेडियस क्या चीज़ है, फटीग एप्लीकेशन, इसको भी हम देखते हैं आगे जब हम इसकी ज्योमेट्री को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखेंगे। मज़ीद ये है कि आपके पास जो थ्रेडिंग्स होती हैं, अ, उसमें तीन तरह की थ्रेड्स हो सकते हैं। एक कोर्स थ्रेडिंग हो सकती है, यानी कि स्पेसेस के साथ होगी। एक फाइन थ्रेड्स होंगे, जैसे हम कहते हैं ना कोई इमेज है, इमेज का रेजोल्यूशन अगर बहुत अच्छा है तो उसके बहुत फाइन रिजल्ट्स हैं। और अगर कोई अल्ट्रा एच डी 4 की इमेज है तो हम उसे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा फाइन रिजल्ट है। बिल्कुल इसी तरह से जो थ्रेडिंग है उसकी स्पेसिंग अगर बहुत कम है, बहुत फाइन है थ्रेडिंग, तो हम उसको एक्स्ट्रा फाइन सीरीज में कंसिडर कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी कम है, इतनी ज़्यादा फाइन नहीं है, मिडिल वैल्यू है, तो हम उसको फाइन सीरीज कह सकते हैं। और अगर बहुत ही रफ थ्रेडिंग है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, पिच उसकी ज़्यादा है, तो हम कोर्स थ्रेडिंग कह सकते हैं। उसकी तमाम की एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं। इसकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से है। ये आपका थ्रेड्स पर इंच है। मिसाल के तौर पे ये जो आप कंसिडर करें कि ये जो आपके थ्रेड्स हैं, ये इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 1 इंच है, 1 इंच। तो थ्रेड्स पर इंच में आप देखें जो कोर्स थ्रेडिंग है इसके अंदर कितने थ्रेड्स हैं। फाइन थ्रेड्स में आप देखें कि थ्रेड्स बढ़ गए हैं, यानी कि पिच कम हो गई है, एक रूट से दूसरे रूट तक का डिस्टेंस कम हो गया है। और एक्स्ट्रा फाइन कैटेगरी में आपके पास मजीद पिच कम हो गई है, और थ्रेड्स पर इंच आपके पास इंक्रीज हो गए हैं। सिमिलरली अगर आप देखें स्क्रू, तो स्क्रू में भी आपके पास ब्लैक और एक ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ एक्सरे फिगर है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि कोर्स थ्रेडिंग और फाइन थ्रेडिंग में क्या फ़र्क है। ये भी एक और इमेज है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है राइट हैंड साइड पे कि कोर्स थ्रेडिंग और फाइन थ्रेडिंग में क्या फ़र्क है। कोर्स में आपके पास पिच ज़्यादा होगी, फाइन थ्रेड्स में आपके पास सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड्स आपको मिलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद अवेस, जो लोग शुरू से ज्वाइन किए हुए हैं, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो बता दें। इसके बाद फिर हमें ज्योमेट्री पे जाना है। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। ठीक है। बाकी लोग हमारे साथ हैं, निहार, जुल्करनैन, फहद, अली, राफे। जी सर। यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब इस स्टैंडर्डाइजेशन पे आ जाते हैं, और इसमें आपके पास एक एम और एम जे थ्रेड प्रोफाइल एक गिवन है, जो कि हम टेबल 1 2 के अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको रीड करना चाहते हैं। दीज आर योर टेबल्स। टेबल 8 1 है विच इज़ फॉर मेट्रिक थ्रेड्स, और टेबल 8 2 है विच इज़ फॉर द यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड्स। इसमें भी आपके पास देखें कोर्स सीरीज अवेलेबल है और फाइन सीरीज अवेलेबल है। अल्ट्रा फाइन सीरीज के लिए टेबल अवेलेबल नहीं है, इस बुक में नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। और सिमिलरली जो आपका टेबल 8 1 है उसमें भी आपके पास कोर्स पिच सीरीज और फाइन पिच सीरीज, इन दोनों कैटेगरीज में आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं। एक पिच है, एक टेंसाइल स्ट्रेस एरिया है, एक माइनर डायमीटर है, ए आर। टेंसाइल स्ट्रेस एरिया का जो की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ए टी से है, और पिच जो है वो पी है। ठीक है, तो ये टेबल आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास मेट्रिक थ्रेड्स में एक मेजर डायमीटर का एक थ्रेड है जिसका मेजर डायमीटर 1.6 है,
तो उसकी पिच इतनी होनी चाहिए 0.35, उसका टेंसाइल स्ट्रेस एरिया 1.27 होना चाहिए, और माइनर डायमीटर 1.07 होना चाहिए। दीज आर दी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कहाँ से आया हमारे पास? ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज ज्योमेट्रिकल फिगर है, यहाँ से आया। तो हम इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किस तरह से हम डी डी पी और डी आर को रिलेट कर रहे हैं, हम ये चीज़ इसमें अभी चेक करते हैं। तो आपके पास ये फिगर है, इसमें आप देखें कि आपके पास कुछ इन टर्म्स ऑफ पी और इन टर्म्स ऑफ एच तमाम डायमेंशंस गिवन है। मैंने कल ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप के पास जो रूट रूट और क्रेस्ट अगर ट्रायंगुलर शेप में नहीं है, और आप इसका जो है डीपी निकालना चाहते हैं, विच इज़ द पिच डायमीटर, तो आपको पहले ये ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, अपर ट्रायंगल भी लोअर ट्रायंगल भी, तो फिर आपको टोटल एच की वैल्यू मिलेगी, एंड डी पी विल बी योर एच ओवर टू हाफ एच। ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली सेंटर में लाइन लगा दूंगा इस ट्रायंगल को कंप्लीट किए बगैर, तो वो लेंथ जो डी पी की जो मेरे पास लाइन आएगी वो सही नहीं होगी। इसलिए भी सही नहीं होगी क्योंकि मेरे पास देखें, एक रूट से लेके दूसरे रूट तक का जो डिस्टेंस है वो पी है, विच इज पिच। रूट से रूट तक देख लूँ या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक देख लूँ, तो मेरे पास वो डिस्टेंस है पी। ठीक है। और अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स के बीच में एक लाइन लगाता हूँ, ये यहाँ से मेरे पास जो अपर लाइन है वो बिल्कुल अपर ट्राइंगल से शुरू हो रही है, और जो बिल्कुल लास्ट लाइन है वो लोअर ट्राइंगल पे जा रही है। इसको मैंने कैपिटल एच का है, विच इज़ द हाइट। और इसके सेंटर में जो मैंने एक लाइन लगाई है, उसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूं तो दिस इज पी ओवर टू और दिस इज पी ओवर टू। यानी कि मुझे सेंटर में एक ऐसी लाइन चाहिए जिसके अंदर आपके जो थ्रेड्स के जो रूट और क्रेस्ट हैं उनके वर्टिकल डिस्टेंस बराबर हो, यानी कि दोनों पी ओवर टू हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे अगर ड्रॉ करूं, तो क्या होगा कि ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सॉरी ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू पी ओवर टू। तो इन दोनों को पी ओवर टू होना ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। तो एक आपके पास वेरिएबल है p, विच इज़ यू नो द पिच, और एक वेरिएबल है h। अब हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ को पिच की टर्म्स में ही डिफाइन करें। हमें इस h से इस h को जो है वो एलिमिनेट करना है। तो हम थोड़ा सा इस ज्योमेट्री को देखेंगे और देखेंगे h p से कैसे रिलेट कर रहा है, और हम किस तरह से कोई भी डायमीटर अगर हमें गिवन हो, एक डायमीटर गिवन हो और पिच गिवन हो, तो हम दूसरे डायमीटर तक पहुंच सकें। अगर हम एच की टर्म्स में बात करेंगे तो फिर हमें इस हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम हाइट को रिप्लेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पिच, ताकि हम इन डायमीटर्स के जो जो फॉर्मूले हैं वो डिराइव कर सकें। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊँ, सबसे पहले तो मैंने ये जो कॉर्नर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए, और फिर मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब इस ट्राइंगल की मदद से मैं कुछ ज्योमेट्रिक रूल्स अप्लाई कर सकता हूँ, और इन ज्योमेट्रिक रूल्स से फिर मैं एच और पी की टर्म्स में कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, ताकि मैं एच को एलिमिनेट कर सकूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इस ज्योमेट्री को हमने क्यों देखा है, और ये ट्राइंगल हमने क्यों ड्रॉ किया है। ये देखें, ट्राइंगल पहले नहीं था, हमने एक इमेजिनरी ट्राइंगल इस पे ड्रॉ किया है। अब हम इस पे कुछ ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। हारिस हमारे साथ है? जी सर। अब्दुल्ला, अदनान? यस सर। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ये एंगल आपके पास 60 है,
60 डिग्री यहाँ पे हमें एंगल गिवन है, और ये एंगल भी आपके पास 60 होगा। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो उसका एंगल आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। और ट्राइंगल की दूसरी साइड अगर यहाँ पे मैंने एंगल कंसीडर किया है तो दिस शुड बी माय परपेंडिकुलर। और ये कितना होना चाहिए? अगर मैंने बिल्कुल सेंटर में ट्राइंगल बनाया है तो इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी p/2, पिच का हाफ। और जो ट्राइंगल की जो वर्टिकल साइड है दैट शुड बी माय बेस, और वो बराबर है h के। ठीक है। तो अगर मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो मैं इस पर टेंजेंट थीटा अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं टेंजेंट थीटा अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज p/2। और h की वैल्यू मुझे पता है, बेस की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज h। अब मैं अगर इनकी वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास बनता है टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज p/2, बेस इज h। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फॉर h तो मैं लिख सकता हूँ p/2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30। और हाफ, ये है हाफ, हाफ इंटू पी डिवाइड बाय टेंजेंट 30। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.866 p। p इज द पिच, ये वेरिएबल है, और h इज द हाइट। हमें बेसिकली यही रिलेशन चाहिए था कि हम h को रिप्लेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ p। और 0.866 को अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दिस इज √3/2। ये जाना माना फ्रैक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पहले भी देखा होगा। 0.866 बराबर होता है √3/2। तो हमारे पास h का एक फॉर्मूला आ गया। और इस h को जहाँ पे भी हमें h मिलेगा वहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, सो दैट वी विल बी सॉल्विंग आवर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p, √3/2 p। ठीक है। तो हमने h को रिप्लेस कर दिया। अब हमें करना यह है कि अगर कोई एक डायमीटर गिवन हो, लेट से हमारे पास स्मॉल d गिवन है, और हमें पिच डायमीटर dp निकालना है और माइनर डायमीटर dr निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। वी डोंट नीड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, वी जस्ट रिप्लेस h विद √3/2 इंटू p। ठीक है। ये आपको रिलेशन इसका समझ में आया? फहद, यस सर। इरफान? यस सर। ठीक है। मुश्किल तो नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास स्क्रू ज्योमेट्री होती है, उस स्क्रू ज्योमेट्री में हमें पिच p गिवन होता है, और हमें मेजर डायमीटर भी गिवन होता है। जैसे कि हमने टेबल 8.1 और 8.2 में देखा, तो हमारे पास मेजर डायमीटर गिवन था और p गिवन था। अब अगर हमें इसको मजीद सॉल्व करना है, हम कोई आगे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हमें माइनर डायमीटर खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही पिच डायमीटर भी खुद निकालना पड़ेगा। दीज आर द अननोन्स जो रेड से आ रहे हैं, dp और dr। माइनर डायमीटर को dr लिखते हैं क्योंकि वो रूट डायमीटर भी होता है, इस वजह से। तो अब हम ये वाली फिगर दोबारा देख लेते हैं, और इस फिगर से अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर आवर अननोन विच आर dp एंड dr। तो ये फिगर यहाँ पे कॉपी हो गई है। और अब हम देखें, अगर dp हम निकालना चाहते हैं, हमें चाहिए दिस दिस थिंग, dp का एक फॉर्मूला चाहिए। तो अगर मैं dp, और d मुझे गिवन है, मुझे पता है कि मुझे पिच गिवन होगी, टेबल से मैं निकाल सकता हूँ, और d की वैल्यू भी गिवन होगी। अगर मैं dp की जो लाइन है वो, और d की लाइन, उसको रिलेट करूं अगर, तो मुझे पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है d माइनस dp, वो बराबर है 3h/8। इन टर्म्स ऑफ h है, लेकिन मैं h की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा √3/2 इंटू p। सो h विल नॉट बी माई अननोन, इसमें p रिप्लेस हो जाएगा और p की वैल्यू मुझे पता है। तो इजीली मैं dp का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। तो दिस इज dp, d माइनस dp, ये d की लाइन है, और नीचे dp की लाइन है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आता है 3h/8। अब ये बताइए कि इन दोनों का मैंने डिफरेंस तो ले लिया है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों हो रहा है? दिस इज d माइनस dp डिवाइड बाय 2 बराबर है 3h/8 के। जो यहाँ पे 3h/8 इस स्टैंडर्डाइज फिगर में गिवन है, लेकिन मैं इधर डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। वाई?
अब्दुल जो सर रज़ाक। टोटल है वो गिवन है, और हम जो है डीपी और डी डी से वो कर रहे हैं। जो ऊपर वाला जो वो है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस है एच। हाँ, ऊपर वाले डिस्टेंस से कर रहे हैं, फिर आगे क्या बोला आपने? और टोटल हमें जो है लेफ्ट साइड पे गिवन है एच, तो हम डी माइनस डी पी करेंगे तो उसका हाफ होगा पिच नहीं, तक में। मैंने तो नहीं नहीं नहीं, मैंने तो 3h/8 ले लिया ना, लेकिन मैं लेफ्ट साइड पे डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा हूँ? निहार, क्या ख्याल है आपका? यस इरफान। सर। इरफान, आपका क्या ख्याल है, ये क्यों हो रहा है? डिवाइड बाय 2 क्यों करना पड़ रहा है मुझे? अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर सर दो उसके दरमियान है, ये वजह तो नहीं है। नहीं, देखें डी क्या है। डी इज योर डायमीटर, और यस डायमीटर सर। में डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होगा। रेडियस होता है। तो अब आप ये देखें कि मैंने सिर्फ डायमीटर यहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे थ्रेड की दूसरी साइड तक जा रहा है, तब जाके वो डायमीटर है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक साइड कंसिडर की है, मैं सिर्फ रेडियस तक कंसिडर कर रहा हूँ, एक रेडियस, क्योंकि ये 3h/8 यहाँ है। तो सिमिलरली 3h/8 यहाँ नीचे भी होगा दूसरी साइड पे, क्योंकि मैं उस दोनों डायमीटर्स का डिफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, अगर ठीक अगर है। मैं रेड अगर मैं सिर्फ एक साइड कंसिडर करता हूँ, दिस इज नाउ रेडियस, सो दैट इज व्हाई आई एम इन कंसिडरिंग रेडियस, जिसकी वजह से मैंने इसमें डिवाइड बाय 2 लिखा है। तो ये खुद ही रेडियस बन गया। ठीक है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें हमने h की वैल्यू पुट की, सिंस वी नो, वी ऑलरेडी डिराइव्ड इन द लास्ट स्लाइड दैट h इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स p। तो वी कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यू एंड रीअरेंज इट। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास dp का आंसर आ जाता है, विच इज इक्वल टू d माइनस 0.649519 टाइम्स p. So if I know the pitch from the table and I know the major diameter d from the table, I can easily get the pitch diameter. ठीक है। ये लास्ट इक्वेशन है ऊपर वाली, इसके अंदर सिर्फ आपके पास एक ही अननोन है dp। आपने इसको रीअरेंज किया और आपके पास ये फैक्टर आ गया। ये क्लियर है सबको? फहद हमारे साथ हैं? और यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अब क्या करना है हमें? एक हमने dp निकाल लिया, अब हमें dr निकालना है। अब आप लोग बताएं कि अगर मुझे अगेन d गिवन है और p गिवन है, अब मैं d माइनस dr करूंगा तो मुझे क्या डिस्टेंस मिलेगा यहाँ से? क्या डिस्टेंस मिलेगा? अब मुझे dr और d का रिलेशन निकालना है, ताकि मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर सकूं फॉर dr। तो क्या डिस्टेंस मिलेगा? 5h/8। 5 h/8। ठीक है। d माइनस डी आर डिवाइड बाय 2 बराबर है 5h/8। अगेन h की वही वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा। इट शुड बी √3/2 टाइम्स p। और मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से डी आर की वैल्यू चाहिए। तो माइनर डायमीटर और डी आर इज इक्वल टू d माइनस 1.082532 टाइम्स p। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगेन इफ आई नो बी p and d, I can easily reach to dr which is the minor diameter। ठीक है। अब आपके पास m और mj जो दो सीरीज हैं, उसमें फर्क क्या होता है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था? यू हैव टू सीरीज। ठीक है। आपके पास आपको ये पीडीएफ की स्लाइड नंबर 5 नज़र आ रही होगी, जिसमें आपके पास अमेरिकन नेशनल थ्रेड है और मेट्रिक थ्रेड है। इन दोनों में आपके पास दो वेरिएशंस हैं। अमेरिकन नेशनल थ्रेड में यूएन और यूएनआर है, और मेट्रिक थ्रेड में एम और एमजे सीरीज है। ठीक है। ये स्लाइड नज़र आ रही है आपको, एम सीरीज और एमजे सीरीज? सही है। तो यस। एमजे सीरीज में क्या है? यस सर। एमजे सीरीज में आपके पास ग्रेटर रूट रेडियस है। ग्रेटर रूट रेडियस से क्या मुराद है कि ये जो आपका रूट बनेगा यहाँ पे जो रूट बनेगा, इसका मैं रेडियस बढ़ा सकता हूँ, यानी कि इसको मैं थोड़ी सी डेप्थ दे सकता हूँ।
अगर मैं डेप्थ दूंगा तो मैं एम जे सीरीज में चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर एम सीरीज होगी तो उसके अंदर नॉर्मल थ्रेड होंगे, उसमें कोई डेप्थ नहीं होगी। और उससे क्या होता है कि जब आप डेप्थ देंगे तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका एक्सटर्नल थ्रेड होगा वो बिल्कुल इसके साथ आ रहा होगा वर्टिक हॉरिजॉन्टली, उसके अंदर कोई कर्वेचर नहीं होगा। और जो आपका इंटरनल थ्रेड है, ये इंटरनल थ्रेड की आपको फिगर दी गई है, इंटरनल थ्रेड के अंदर रूट में डेप्थ आ जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा। जब गैप क्रिएट होगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशंस को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं वहां से, और ज़्यादा स्ट्रेसफुल एप्लीकेशंस में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट विल बिकम द एम जे सीरीज। नॉर्मली आप एम सीरीज यूज़ करते हैं, और एम जे सीरीज जो आपके पास स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं तो वहाँ आता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा उस स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये गिवन है कि आपने पहले तो एक माइनर डायमीटर का आंसर निकाल लिया, डी आर बराबर है डी माइनस दिस फैक्टर के। और उसके बाद आपके पास एक चीज़ गिवन है, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ये एम जे सीरीज के लिए एक स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके पास जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो इतनी होगी 0.144 टाइम्स पी। ये एम जे सीरीज के लिए है। अगर आप यूएनआर सीरीज में देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि नीचे एक डेप्थ आ रही होगी, इसको मैं पेन से बना के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आपके पास एक ये डेप्थ बन रही होगी, ठीक है। तो इस डेप्थ में आपके पास जो फैक्टर है वो यूएनआर के लिए अलग है और एमजे सीरीज के लिए अलग है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एमजे सीरीज। अब आपका अगर यहाँ पे एमजे बोल्ड इस्तेमाल हो रहा होगा तो आपका डी आर सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? आपने डी आर यहाँ से लिया, डी आर माइनस डी की जो आपने लेंथ ली थी वो 5h/8 ली थी। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ये 5h/8 बढ़ जाएगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लें इस फैक्टर को, तो उससे आपका जो डी आर का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। और वो क्या बन जाएगा? डी आर का फॉर्मूला बन जाएगा डी माइनस 1.226869 पी। अब सवाल ये आता है कि हम डी आर का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये फॉर्मूला यूज करें, पहला वाला, या ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास आया है फॉर फ्लैट बॉटम, और एक आया आपके पास फॉर राउंडेड बॉटम। ये राउंडेड बॉटम है, अगर आप एम जे सीरीज यूज करते हैं तो राउंडेड बॉटम होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो आपकी बुक में जो दिया गया है वो फॉर राउंडेड बॉटम ही दिया गया है। अगर आप बुक में देखें, इसकी डेरिवेशन बुक में नहीं है, डायरेक्टली डिराइव्ड है, टेबल के एंड पे फुट नोट्स में वो लिखा होगा फॉर्मूला। और फॉर्मूले में हम बाय डिफॉल्ट इसी को यूज करेंगे 1.226869 पे। उसकी क्या वजह है, हम इसको क्यों नहीं यूज करें? अगर हम फ्लैट बॉटम थ्रेड यूज कर रहे हैं तो ये वाला यूज करना चाहिए, और अगर राउंडेड बॉटम यूज कर रहे हैं तो ये वाला यूज करना चाहिए। हमारे पास दोनों दोनों वैल्यूज तो आ गई हैं, फिर भी हम राउंडेड बॉटम वाला ही यूज कर रहे हैं फ्लैट बॉटम के लिए भी। उसकी क्या वजह है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? नो सर। मैं बताता हूँ। इसमें अगर आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास रूट डायमीटर क्या होगा? कम होगा। जब रूट डायमीटर कम होगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? P/A, ठीक है। अगर आपकी ए की वैल्यू कम होगी, डायमीटर कम होगा तो ए की वैल्यू भी कम होगी। अगर ए की वैल्यू कम होगी तो आपके पास स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगे। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने डायमीटर कम रखा है तो आप स्ट्रेसेस ज़्यादा कंसिडर कर रहे होंगे, विच इज़ द सेफर डिज़ाइन। तो इंस्टेड आप ये यूज़ करें, कभी ये यूज़ करें, कभी ये यूज़ करें, और आपसे कोई गलती हो जाए, कभी आपने राउंडेड बॉटम के केस में फ्लैट बॉटम का फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा जो सेफ साइड वाला फॉर्मूला है डी आर बराबर है डी माइनस 1.22, आप उसी को यूज़ करेंगे। और आपकी बुक में भी
जो रेफरेंस है वो इक्वेशन बी का ही है, या आप इक्वेशन बी यूज करें। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? यस सर। यस सर। सर ये एक यस चीज सर। पूछनी थी सर। जी जी बोले। सर हमें एक दिन सर जीशान ने बताया था ओवर डिजाइन के बारे में सर, जी जी। कि ओवर डिजाइन एक टर्म होती है कि वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत गलत समझी जाती है। तो सर अभी इसमें हम लोग जो है मतलब ओवर डिजाइन आप कर रहे कह हैं, रहे हैं कि ओवर डिजाइन कर रहे हैं। तो ओवर डिजाइन कर रहे हैं, तो सर ये सही होगा ये करना या नहीं करना हाँ सही देखिए, होगा? देखिए बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, केस टू केस डिपेंड करता है। जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि कौन से पैरामीटर्स आपको लेने हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशंस कर दी हैं, अगर आपकी कैलकुलेशंस में राउंड ऑफ वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, या आपकी अजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप डेफिनेटली ओवर डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन कर रहे होंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है स्पेसिफिकली फॉर दिस डी आर, देखिए ये चीज़ हमने डी में नहीं की, ये चीज़ हमने डीपी में भी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ डी आर में की, क्योंकि हमारे पास दो केसेस हैं। तो इस डी आर वाले केस में, और आप देखें कि ये कितनी माइन्यूट वैल्यू है, 0.14, इट्स नॉट इवन क्लोज टू 0.25, 0.14। तो इस केस में हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये रिकमेंडेड अप्रोच है। ये ऑल ओवर द प्लेसेस ये अप्रोच यूज की जाती है, बुक में भी ये गिवन है। तो ये हमारी अपनी मर्जी से ओवर डिजाइन नहीं है, ये रिकमेंडेड है और इसी को फॉलो किया जाता है। वरना वो बात ठीक है कि जहाँ पे भी आप ओवर डिजाइन करेंगे, वो आप, दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड डिजाइनर, आपने अजम्पशंस बहुत ज़्यादा कर ली हैं और आपने कॉस्ट बढ़ा दी है। ओके सर। ठीक है, आप अटेंडेंस कर लेते हैं। यस सर। हिजबुल्ला नहीं है। अब्दुल्ला अदनान। यस सर। तबरेज नहीं है। निहार। फहद यस अमजद। सर। फहद अमजद नहीं है। यूसुफ नहीं है। अली। हसान नहीं है। फौजान नहीं है। इरफान। साद। साद भी नहीं है। यस सर। साद हैं, ठीक है। यस सर उसे। जुल्करनैन। यस सर। मलिक नबील। ओवैस। यस सर। राफे। हारिस। यस सर। ऋतिक नहीं है। रजाक। मुबशिर नहीं है। तौफीक। तौफीक भी नहीं है। ओके, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड विच वाज ऑन टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे कि इस टेबल से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और इसको हम कहाँ आगे यूज़ करते हैं। ओके सर। ओके, ओके सर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।